नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आप जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ और कुछ राज्यों में ऐतिहासिक परिवर्तन देखने को मिला भारतीय राजनीति के लिहाज से कहा जाए तो। और इसमें प्रमुख है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में पूरी फिलॉसफी बदल गई राजनीति की और जिस तरह से तृणमूल कांग्रेस की लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि करारी हार हुई पूरे बंगाल में देखने को मिला और पहली बार वहां पर भगवा फहराता है यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता है शुभेंदु अधिकारी वो मुख्यमंत्री बनते हैं। अब जब ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री थी तो केंद्र सरकार के बहुत सारे योजना बहुत सारे कानून उसको बंगाल में ठीक से लागू नहीं किया गया था या लागू ही नहीं किया गया था। शुभेंदु अधिकारी जब से मुख्यमंत्री बने हैं ताबड़तोड़ डिसीजन ले रहे हैं और कई फैसले जो हैं केंद्र के उसको लागू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं बीएसएफ को जमीन देने की बात की गई ताकि बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग किया जाए, घुसपैठ रोका जाए, है ना। वंदे मातरम का किस तरह से गान किया जाएगा पूरे राज्य में, और अब तो आज ये इनका आया है कि मदरसा में भी गान होगा वंदे मातरम का, ये भी लागू उन्होंने कर दिया है। तमाम तरह की चीजों को लेकर के ये बात करते हुए नजर आए। एक महत्वपूर्ण फैसला फिर हो गया, वह फैसला क्या है? सीएए को लेकर के, है ना। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हम सब जानते हैं ये पास कब हो चुका था? 2019 में ही। लेकिन आप जानते हैं 2019 में केंद्र सरकार ने जब इसको पास कर दिया था धरातल पर नहीं उतर पाया, पूरे देश में इस बात को लेकर के हंगामा हुआ। शाहीन बाग दिल्ली की घटना आपको याद होगा। तो पूरे देश में जब हंगामा हुआ केंद्र सरकार ने इसको होल्ड पे रख दिया, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले इसको लागू किया गया और सरकार ने कहा या कि इसको हम अब धरातल पर लाते हैं। और विशेषज्ञों ने कहा कि सरकार का एक मास्टर स्ट्रोक है जिसका फायदा चुनाव में हुआ भी। अब ये सारी चीजें तो हुआ था लेकिन सीएए को प्रभावी ढंग से बंगाल में नहीं लागू किया गया था, जबकि बंगाल में ही लागू करने की सख्त आवश्यकता थी। क्यों आवश्यकता थी उसको लेकर के हम बात करेंगे। एक हिंट ये आपके लिए है कि सबसे बड़ी जरूरत क्या था कि बंगाल में घुसपैठ बहुत होता है बांग्लादेश के तरफ से, चूंकि बहुत बड़ा एरिया जो है पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ साझा करता है और इस वजह से क्या है कि वहां से घुसपैठ की संभावना रहती है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ एक बहुत बड़ा एरिया जो है जहां पर सीमा साझा करता है वहां फेंसिंग है ही नहीं, यानी कि बाढ़ नहीं बने हुए हैं। जब बाढ़ नहीं बने रहेंगे तो घुसपैठ होगा, इसलिए मानव तस्करी गौ तस्करी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जो है बीएसएफ को जमीन भी सौंपे हैं जो ममता बनर्जी की सरकार नहीं कर पा रही थी। तो कुल मिलाकर के उसी बात को इस कड़ी से जोड़ करके देखा जा रहा है और नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए अब क्रियान्वयन हो रखा है और कहा गया है कि जो अवैध प्रवासी हैं, जो जिनको सीए के तहत नागरिकता मिल गया है उनको भारत में रहने का अधिकार होगा, लेकिन अवैध प्रवासी जो हैं घुसपैठिए हैं उनको बाहर भेजा जाएगा, बीएसएफ को सौंप दिया जाएगा, सीधे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सौंप देंगे पकड़ के कि ये घुसपैठिया है, बांग्लादेश से आ गया था बंगाल में, इसको पकड़ो और बात करो बांग्लादेश में फेंको। ये बातें यहां पर कही गई है। शॉर्ट में समझाऊं तो देखिए दो बातें हैं, इसको समझ लीजिए। यहां पर एक शब्द है अवैध प्रवासी और एक है प्रवासी, है ना। क्या अंतर है? देखिए प्रवासी प्रवासी कहने का तात्पर्य हुआ कि बांग्लादेश में कोई जैसे हिंसा हुआ अभी पिछले कुछ सालों में चला, है ना, मोहम्मद यूनिस के कार्यकाल में, तो वहां पर जो प्रॉब्लम हुआ तो कुछ लोग जरूरत के हिसाब से या भारत सरकार से बात करके सही तरीके से आप कह सकते हैं सही रास्ते का इस्तेमाल करके भारत में आकर के शरण ले रहे हैं, वो हो गए प्रवासी। ठीक है, वो घुसपैठिया नहीं हुए। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अवैध प्रवासी हैं, घुसपैठी हैं, सरकार से परमिशन नहीं लिया है, अपनी फायदा देखने के लिए तार के नीचे से झाड़ के पीछे से जैसे तैसे जो है नदी हिल करके, मैंने कहा ना फेंसिंग भी बहुत जगह नहीं है, तो आंख मिचौली करके भारत में एंट्री कर गए, घुसपैठ कर गए, भारत के डॉक्यूमेंट्स बना लिए, यहाँ रहने लगे, चुनाव में शामिल होने लगे और इसीलिए एसआईआर भी किया जा रहा है विभिन्न राज्यों में और इसका फायदा देखने को मिल भी रहा है ना, घुसपैठियों को बाहर किया जा रहा है। तो ये सारी चीज किया जाएगा, तो ध्यान रखना है प्रवासी और इसमें आपको हमेशा अंतर रखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी ने कहा भी है, स्पष्ट तौर पर कहा है दोज नॉट कवर्ड बाय सीएआर, यानी कि सीएए यानी कि जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत नहीं आते हैं उसको हम बाहर करेंगे। तो पैनिक नहीं होना है। अभी बहुत सारे मीडिया में खबर आ रहा है कि सबको बाहर फेंकेंगे, नहीं, सीएए के अंतर्गत आ गए यानी कि नागरिकता इनको मिल गया है। अभी कैसे मिलेगा, क्या क्राइटेरिया हम देखेंगे, जिसके अंतर्गत कहा गया था ना कि भाई 31 दिसंबर 2024 तक जो भारत आ गए हैं उसको लेकर के लागू किया गया था,
है ना। ये भी मैं बताऊंगा कि किन किन लोगों के लिए, किन देशों से आए हुए लोगों के लिए किया गया था। तो इनको बाहर नहीं किया जाएगा जिनको नागरिकता इसके अंतर्गत मिल गया है, लेकिन जो अवैध घुसपैठिए हैं उनको बीएसएफ को कहा गया है कि हम सौंपेंगे, देश से बाहर भिजवा देंगे। तो ये बातें हैं और ये एक महत्वपूर्ण बात हो गई है और इस वजह से देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर काफी अब इन सब चीजों को लेकर के डिबेट भी चल रहा है। ठीक है, अवैध प्रवासियों पर केंद्र सरकार का भी रुख रहा है। लगातार केंद्र सरकार से कुछ टुकड़ियां मांगी जा रही है पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा, सेना की, और प्रोवाइड भी गृह मंत्रालय करवा रही है ताकि वहां की स्थिति को किसी तरह से सही किया जाए। और जो नागरिकता आवेदन है, बहुत सारे आवेदन जो गया है बहुत सारे लोगों के द्वारा सीए के अंतर्गत नागरिकता लेने के लिए, उसका भी तुरंत निष्पादन किया जा सके, सही लोगों को नागरिकता दी जा सके, इस बात को लेकर के भी जोर दिया जा रहा है, जो कि ममता गवर्नमेंट के सरकार में नहीं हो रहा था। सीमा प्रबंधन को लेकर के भी मैंने पहले ही कहा कि इस बात को लेकर के पहचान की जा रही है। जैसे कि आप देखेंगे, अगर बांग्लादेश की स्थिति यहां पर समझेंगे तो ये जो आपको मैप दिख रहा है, पश्चिम बंगाल के साथ एक लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। और तकरीबन देखेंगे ना तो बांग्लादेश जो है पूरी तरह से भारत से ही घिरा हुआ है। इस एरिया से थोड़ा सा मिजोरम का एरिया छोड़ दीजिए, तकरीबन बांग्लादेश जो है ना, ये बांग्लादेश है और भारत से ये 94% एरिया से घिरा हुआ है। इसलिए इसको कहते हैं इंडिया लॉक कंट्री, चौतरफा लगभग भारत ने इसे घेर लिया है। ठीक है, और उसमें भी तकरीबन 4000 से कुछ ज्यादा ही किलोमीटर सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ, और उसमें तकरीबन कहेंगे 2000 से लेकर या 2200 किलोमीटर के आसपास है, ये पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश सीमा साझा करता है। देख रहे हैं, यहाँ से लेकर एकदम वहां तक, तो कुल मिलाकर के लंबी सीमा साझा करता है। बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर जो एरिया पूरी तरह से देखेंगे जंगल है, दलदल है, नदी है, संकीर्ण रास्ता है, घनी बस्ती है, वहां पर बॉर्डर कैसे दिए जाए, वहां पर फेंसिंग कैसे होगा, बताइए। नदी है, नदी के बीच आप फेंसिंग कैसे डालेंगे, क्योंकि नदी का आधा हिस्सा बांग्लादेश का है और आधा हिस्सा भारत का है, फेंसिंग कैसे करेंगे आप बताइए। तो जब फेंसिंग नहीं होगा तो वहां से एक आदमी डुबकी लगाएगा और इधर घुसाएगा, देखेगा बीएसएफ उधर गया, घुसाएगा भारत में। तो ये कोशिश जो है रोकने की बात की जा रही है। तो यहाँ पर देखा जाए ना तो तमाम तरह के बॉर्डर के जो इश्यूज हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है और घुसपैठियों को बाहर फेंकने की व्यवस्था इसमें की गई है। यहाँ कहा गया है मुख्य रूप से उसमें सीए को लेकर के चर्चा किया जा रहा है कि हम सीए को देखेंगे, जो मुख्य एरिया है उसमें, जैसे कि 2216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल साझा करता है, जिसमें अगर देखा जाए तो सीमा जो है उत्तर 24 परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, कूच बिहार और दक्षिण दिनाजपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट जो हैं वहां से होकर गुजरते हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं भी बंगाल के चुनाव के समय भी आपने ध्यान दिया होगा, जो कि सेंसिटिव हैं, यहाँ पर घुसपैठ की सबसे अधिक संभावना देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि इस एरिया में ज्यादा अवैध घुसपैठी आए हैं, तस्करी ज्यादा हो रहा है, ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं, तस्करी में मानव तस्करी भी हो रहा है, गौ तस्करी सबसे ज्यादा हो रहा है। तो इसको रोकने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है, यही बातें यहाँ पर कहा गया है। अब जैसे ये सारी चीजें हुआ है, निश्चित तौर पर राजनीतिक विवाद तो होगा ही, और पूरे बंगाल में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी विभिन्न विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि क्या सीए के अवैध में किसी तरह के एक तरह से कहा जाए जो लीगल लोग आए थे प्रवासी, उसको भी जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो बीएसएफ को सौंप देगी, और एक तरह से अत्याचार कर रही है बहुत सारे माइनॉरिटी पर, जो शुभेंदु अधिकारी की गवर्नमेंट है वो कर रही है। ये आरोप इन पर लग रहा है और यहाँ पर जो है ये कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष वगैरह के द्वारा कि इस तरह से करके लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब एक नजर सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये नागरिकता संशोधन कानून है क्या, सीए है क्या। इससे पहले जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि 2019 से ही ये लागू होकर के रखा हुआ है, तो ये हंगामा उस वक्त क्यों बरपा, आखिर क्या बातें इसके अंतर्गत की गई। देखिए, भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 जो है संसद में पेश किया गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है संशोधन कानून में ये अवधि जो है घटाकर 6 साल कर दी गई है, जिसमें इसमें कहा गया था ना कि यह लोकसभा में 10 दिसंबर 2019 और अगले दिन राज्यसभा में पास हुआ। 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली तो सीए क्या होता है, कानून बन जाता है। भारतीय नागरिकता कानून 1955, इसमें जो है अब तक 6 बार, इतनी बार क्या है संशोधन हो चुका है। ये पहली बार संशोधन नहीं हुआ था। पहले भारतीय नागरिकता लेने के लिए भारत में 11 साल रहना जरूरी था, अब क्या कर दिया, 6 साल के लिए किया गया है। अब इस विधेयक पर सबसे ज्यादा विरोध जो होता है पूर्वोत्तर राज्यों में, खास करके जो हम 7 सिस्टर्स की बात करते हैं, असम, बांग्लादेश और जो बांग्लादेश और सटे हुए पश्चिम बंगाल वगैरह, वहां पर विरोध होता है। असम के लोगों का तर्क है कि बांग्लादेश से बड़ी तादाद में आए हिंदुओं को नागरिकता देने से यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार खत्म हो गए, क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू भी तो आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हुए हिंदुओं को इसमें शामिल किया जा रहा है। तो एक इशू असम को लेकर के भी यहाँ पर फंसा हुआ है
केंद्र सरकार असम में नेशनल सिटीजन रजिस्टर एनसीआर भी लाई थी, जिसका मकसद यहाँ के घुसपैठियों की पहचान करना था और जो घुसपैठिए हैं उसको बाहर करने की बात की गई थी। सीए जब आया तो इसके तहत कहा गया कि कुछ लोगों को नागरिकता दी जाएगी भारत की। उसमें कुछ देशों की बात की गई कि इन देशों से आए हुए इन इन लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी एक टाइमलाइन में। अब कुछ बात जो है उसको समझते हैं। सबसे पहले सीए के अंतर्गत इस कानून जो आया उसमें एक टाइमलाइन दिया गया। ये तो नहीं कि अनंत काल से अब जब तक आ रहे हैं, नहीं। क्या है? 31 दिसंबर 2014 ये एक तारीख तय किया गया। इस तारीख के अंतर्गत कहा गया इस तारीख के तक ऐसा कह सकते हैं कुछ लोग जो आए हैं, कुछ लोग कौन कौन हो सकते हैं, इसमें कहा गया धार्मिक आधार पर जिनका उत्पीड़न हुआ है और उस देश में वो अल्पसंख्यक है। किस देश की बात की गई? 3 देश की बात की गई। बांग्लादेश, बांग्लादेश के अलावा दूसरा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलावा तीसरा अफगानिस्तान। अब जरा देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम बहुल देश, बांग्लादेश मुस्लिम बहुल देश, अफगानिस्तान मुस्लिम बहुल देश। कहा गया यहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय। अब ये मुस्लिम बहुल देश हैं तो इनके अलावा जो वहां पर होंगे वो अल्पसंख्यक समुदाय से होंगे। मामला समझ में आ रहा है? और उन अल्पसंख्यक समुदाय का यदि उस देश में धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है तो वो अल्पसंख्यक समुदाय इस 3 देश में कौन है? हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं। कुल मिलाकर के ये 6, ध्यान दीजिएगा। यानी कि इस 3 देश से ये 6 धर्म के लोग जिनका धार्मिक उत्पीड़न इस देश में हो रहा था अल्पसंख्यक समुदाय का, ये अगर 31 दिसंबर 2014 तक भारत में एंट्री ले लिए थे तो सीए कानून के तहत नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते। इनको जो परंपरागत तरीका है कानून नागरिक बनने का वो फॉलो करने की आवश्यकता नहीं। क्लियर हुआ? अब इसी बात को लेकर के विवाद है कि आप धर्म के आधार पर दे रहे हैं। ये धर्म देखिए, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई सब धर्म है ना, एक धर्म के लोग इसमें नहीं है। वो कौन सा है? मुस्लिम। तो यही विवाद हुआ कि हमारा संविधान कहता है कि हम जाति, धर्म, लिंग के आधार पर, इन सब चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, लेकिन आप तो भेदभाव कर रहे हैं। मुस्लिम को बाहर करके बाकी सभी धर्मों को आपने अलाउ किया। तो यहाँ पर यह तर्क दिया गया, चूंकि सीए वाला इशू जो है केंद्र सरकार के खिलाफ पियाया गया था, सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो गया। तो यहाँ पर जो है ये जब मामला गया तो कहा गया कि देखिए इस 3 देश के नेचर पर ध्यान दीजिए। ये तीनों देश जो है भारत के पड़ोसी देश हैं। ये तीनों देश मुस्लिम बहुल देश हैं। यहाँ पर ये 6 धर्म के लोग बेहद अल्पसंख्यक हैं, बहुत कम संख्या है। धार्मिक उत्पीड़न भी होता रहा इन तीनों देशों में, कन्वर्जन होता रहा है, लोग उठा करके ले जाते हैं, विवाह शादी जबरदस्ती कर लेते हैं यहाँ की महिलाओं के साथ, इन धर्म को लोगों के साथ। तो इसके आधार पर भारत इस एरिया में ही बसता है जो एक तरह से देखा जाए हिंदू बहुल देश है। तो मानवता के आधार पर भारत बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए इन लोगों को अपने यहाँ एंट्री दे रहा है। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ये बातें यहाँ पर कही गई है। तो अब नागरिकता के लिए आवेदन जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने किया है, उनको इस देश में एंट्री नागरिक बना करके दी जा रही है। बाकी लोग जो घुसपैठिया बन के आए हैं उसको कहा गया है कि हम बाहर फेंक देंगे। बाकी जगह से, बहुत जगह से हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल बच गया था, चूंकि टीएमसी की सरकार थी ममता बनर्जी की, तो वो कर नहीं रही थी। अब शुभेंदु अधिकारी जैसे ही भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है, आते ही मास्टर स्ट्रोक जो है वहां पर कहा जा रहा है कि लगाए जा रहे हैं सीए के तहत जितने लोग अवैध घुसपैठिए हैं बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अब चुनौतियां ये हैं कि जो वास्तविक शरणार्थी हैं और जो अवैध प्रवासी हैं यानी कि घुसपैठिया है, इसके बीच आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? आप कैसे ये तय करेंगे? हालांकि कुछ कोशिश एसआईआर के माध्यम से किया गया था, लेकिन फिर भी सरकार के सामने ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बहुत सारे अवैध प्रवासी जो हैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी बना लिए और इनको पकड़ के फिर आपको बीएसएफ को देना है। ये एक बड़ी चैलेंज है। इसके अलावा मानवीय अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक मुद्दा रहेगा। ह्यूमन राइट्स के लोग जुड़े हुए कहते हैं कि नहीं, जो प्रवासी है उसको आपको ध्यान रखना चाहिए, लेकिन बात है अवैध प्रवासी की। तो एक कहा जाता है कि उस देश में प्रॉब्लम था तभी तो लोग यहाँ पे गए, तो उनको आपको ध्यान देना चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ कहते हैं कि नहीं, हमारे इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है, ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? दस्तावेज सत्यापन और प्रशासनिक क्षमता भी, नई नई सरकार बनी है, कैसे इतना जल्दी ये सारा काम किया जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि कोई सही व्यक्ति उसको भेज दें आप बांग्लादेश, वहां इसकी स्थिति खराब हो जाए। राजनीतिक ध्रुवीकरण हो सकता है, इस बात की संभावना हो सकती है कि अपनी पार्टी अपने से संबंधित लोगों के साथ जो है थोड़ी नरमी बरती जाए, विपक्षियों को परेशानी हो सकती है। ये सारी बातें भी शंकाएं हैं। देखिए, सीमा प्रबंधन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा, इसीलिए बीएसएफ को जमीन दिया जा रहा है ताकि फेंसिंग पूरी तरह से कर ले, सीमा पूरा ब्लॉक कर दे। डिजिटल पहचान और सत्यापन प्रणाली सीमा पर विकसित करने की आवश्यकता है। लॉन्ग टर्म में भारत के लिए अगर देखा जाए तो यह नेशनल सिक्योरिटी के लिए आवश्यक है। मानवीय और संवैधानिक संतुलन भी बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर हम जब कहते हैं कि पूरी
दुनिया में हमारी एक प्रतिष्ठा है, हमारी इमेज है, भारत हमेशा ही शरणार्थियों के लिए जाना जाता है, तो भारत की जो प्रतिष्ठा है वह भी धूमिल ना हो और केंद्र और अन्य राज्यों के बीच बेहतर संबंध भी हो सके, क्योंकि जो हम संघवाद की बात करते हैं ना वह भी सही से हमारे देश में लागू हो सके। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि निश्चित तौर पर वो तमाम लोग जो घुसपैठिया बनकर के इस देश में आए थे, खास करके पश्चिम बंगाल में लंबे समय से रह रहे थे, सीए कानून के अंतर्गत ये नहीं आते हैं, तो इनको बीएसएफ को पकड़ के दिया जाएगा और इन्हें देश से बाहर बांग्लादेश में भेज दिया जाएगा। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपने विचार तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। आज के लिए इतना है। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।